एग्जाम के करंट अफेयर्स बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपाली शर्मा। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और विदेश के वे सभी करंट अफेयर्स जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के बुलेटिन की। भारत और रूस का संयुक्त उद्यम इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड यानी IRRPL अमेठी उत्तर प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 6.1 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण करेगा। इस कारखाने के भारतीय कामगारों का परीक्षण शीघ्र ही शुरू होगा और निर्माण प्रक्रिया 3 वर्ष में 100% स्वदेशीकरण के स्तर तक पहुंच जाएगी। AK-203 असॉल्ट राइफलें भारत में बनी INSAS असॉल्ट राइफलों और पुरानी AK-47 को स्थानांतरित करेगी। आपको बता दें, दिसंबर 2021 में भारत और रूस ने 5,124 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा रक्षा सौदा है। इस सौदे में पूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु भी प्रावधान है। साथ ही राइफल को मित्र देशों को भी निर्यात किया जाएगा। हाल ही में दही हांडी को महाराष्ट्र में खेल का दर्जा दिया गया है। इसे एक तरह का एडवेंचर स्पोर्ट्स माना जाएगा। इस बारे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बताया कि दही हांडी में शामिल होने वाले गोविंदाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ, सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण दिया जाएगा। गोविंदा को अब बीमा सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। अगर दही हांडी खेलते समय कोई भी दुर्घटना हो जाती है और ऐसी स्थिति में किसी गोविंदा की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित गोविंदा के परिजनों को सहायता के रूप में 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। गोविंदा की दोनों आंखें या दोनों पैर या दोनों हाथ या शरीर का कोई भी 2 महत्वपूर्ण अंगों पर चोट लगने पर राज्य सरकार की ओर से उसे 7.5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ऐसे में यदि किसी गोविंदा का हाथ, पैर या शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आपको बता दें, दही हांडी पर्व को मनाने के लिए मिट्टी के घड़े में दही या माखन भरकर उसे रस्सी के सहारे लटका दिया जाता है। इस उत्सव में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को गोविंदा कहा जाता है। गोविंदाओं की टोली मानव पिरामिड बनाकर रस्सी के सहारे लटके दही और माखन से भरी मटकी को तोड़ने का प्रयास करते हैं। दही हांडी का उत्सव भगवान कृष्ण की आराधना का एक हिस्सा है। इसके माध्यम से भगवान कृष्ण द्वारा बाल अवस्था में की गई लीलाओं और शरारतों का चित्रण किया जाता है। वर्ष 1907 में मुंबई में शुरू हुई दही हांडी की परंपरा नवी मुंबई के पास घनसोली गांव में पिछले 104 वर्षों से खेली आ रही है। दही हांडी उत्सव को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। हरियाणा की 17 वर्षीय अंतिम पनघार बुल्गारिया के सोफिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। उन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की एटलीना शागायेवे को 8-0 से हराया। भारत के लिए यह स्वर्ण पदक ऐतिहासिक है क्योंकि भारत के अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप की महिला कुश्ती में अभी तक कोई स्वर्ण पदक नहीं मिला था। आपको बता दें, अंतिम पनघाल हरियाणा में हिसार जिले के भगाना गाँव की निवासी है। वहीं इसी बीच सोनम मलिक ने 62 किलोग्राम और प्रियंका ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप संयुक्त विश्व कुश्ती द्वारा आयोजित शौकिया कुश्ती विश्व चैंपियनशिप है। पुरुषों का ग्रीको रोमन कुश्ती टूर्नामेंट वर्ष 1904 में शुरू हुआ और पुरुषों का फ्री स्टाइल कुश्ती टूर्नामेंट वर्ष 1951 में शुरू हुआ। महिला फ्री स्टाइल कुश्ती टूर्नामेंट पहली बार वर्ष 1987 में आयोजित किया गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने मुंबई में भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन किया। अशोक लीलैंड समर्थित स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित इस इलेक्ट्रिक डबल डेकर में अधिक क्षमता है और यह सिंगल डेकर बसों की तुलना में लगभग 2 गुनी यात्रियों को ले जा सकती है। इलेक्ट्रिक बस में फील गुड इंटीरियर और एक्सटीरियर के साथ समकालीन स्टाइल है। सिंगल डेकर बस की तुलना में स्विच इलेक्ट्रिक डबल डेकर दुगनी यात्रियों का भार वहन करने में सक्षम है, जिसमें कर्ब वेट में सिर्फ 18% की वृद्धि होती है। आपको बता दें, यह इलेक्ट्रिक डबल डेकर को शहर के भीतर 250 किलोमीटर की सीमा तक अनुप्रयोग के लिए सक्षम बनाता है। भारत में भविष्य में इलेक्ट्रिक बसें बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह ईंधन आयात बिल को कम करने की सरकार की पहल का समर्थन करेगी। इसके अलावा वायु प्रदूषण को रोकने में मदद करेगी।
हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की 9वीं आम सभा की बैठक के दौरान मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लस फीचर एक्वा बाजार लॉन्च किया। इस ऐप को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय मीठा जल एक्वा कल्चर अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है। आपको बता दें, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी पंजीकृत विक्रेता अपनी इनपुट सामग्री को सूचीबद्ध कर सकता है। सूचीबद्ध वस्तुओं को ऐप उपयोगकर्ता की भौगोलिक निकटता के आधार पर बाजार में प्रदर्शित किया जाएगा। लिस्टिंग को अग्रलिखित प्रमुख श्रेणियों जैसे मछली के बीज, इनपुट सामग्री, सेवाएं, रोजगार और टेबल फिश आदि में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक लिस्टिंग में विक्रेता के संपर्क विवरण के साथ उत्पादन, मूल्य, उपलब्ध मात्रा, आपूर्ति क्षेत्र आदि के बारे में विस्तृत जानकारी होगी। चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखे जाने पर पंजाब और हरियाणा सरकार सहमत हो गई है। गौरतलब है कि इस हवाई अड्डे के नाम को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से विवाद बना हुआ था, क्योंकि इसके निर्माण में केंद्र सरकार के अलावा पंजाब और हरियाणा की भी हिस्सेदारी है। हवाई अड्डे का टर्मिनल पंजाब के मोहाली में पड़ता है। यहाँ 485 करोड़ रुपए की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पंजाब और हरियाणा सरकार की संयुक्त परियोजना है। आपको बता दें, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। वर्ष 1919 में 12 साल की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के स्थल का दौरा किया था, जहां एक सार्वजनिक सभा के दौरान हजारों निहत्थे लोगों को मार दिया गया था। भगत सिंह अराजकतावाद एवं साम्यवाद के प्रति आकर्षित थे। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भी शामिल हुए, जिसके प्रमुख नेता चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफाक उल्लाह खान थे। इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। साथ ही इस नारे को चर्चित बनाया था। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने वैश्विक चुनौती पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपूर्ति श्रृंखला मंत्री स्तरीय मंच 2022 पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसमें कोविड-19 महामारी, युद्ध और संघर्ष एवं जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे शामिल हैं। जुलाई 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने निकट अवधि की आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को कम करने के उद्देश्य से आपूर्ति श्रृंखला मंत्री स्तरीय मंच की मेजबानी की और भविष्य के व्यवधानों से बचने के लिए आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन लाने के लिए सहयोग की अपील की। इस मंत्री स्तरीय मंच का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के आधार पर सामूहिक रूप से दीर्घकालीन लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना और भागीदार देशों का उद्देश्य पारदर्शिता, विविधीकरण, सुरक्षा और स्थिरता सहित विभिन्न वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सिद्धांतों का पालन करना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 1 लाख से अधिक गाँवों ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया। ये गांव अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए हुए हैं तथा ठोस और या तरल कचरे के प्रबंधन के लिए तंत्र मौजूद है। वे अपनी स्वच्छता यात्रा जारी रखेंगे, क्योंकि वे अपने गांव को स्वच्छ, हरा भरा और स्वस्थ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आपको बता दें, इसे वर्ष 2014 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लॉन्च किया गया था। मिशन को राष्ट्रव्यापी अभियान या जन आंदोलन के रूप में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना था। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल यानी HFC बस का शुभारंभ किया। एपॉक्सी रेजिन, पॉलीकार्बोनेट और अन्य इंजीनियरिंग प्लास्टिक के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण फीड स्टॉक CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में विस्फोलन एक पायलट संयंत्र का भी उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, हाइड्रोजन ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो हाइड्रोजन को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहनों में पाई जाने वाली पारंपरिक बैटरियों की तरह ही काम करते हैं, लेकिन वे डिस्चार्ज नहीं होते हैं और उन्हें बिजली से रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब तक हाइड्रोजन की उपलब्धता रहती है, तब तक वे बिजली का उत्पादन जारी रखते हैं। सबसे सफल ईंधन सेल में से एक पानी बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया का उपयोग करता है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों के लिए राष्ट्र पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से 1 अगस्त 2022 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2022 है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। देश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वदेशी गोजातियां नस्लों को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित तथा विकसित करना था। आपको बता दें, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत दुग्ध उत्पादन किसानों और इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों तथा दुग्ध उत्पादकों को बाजार तक आसान पहुंच प्रदान करने वाली डेयरी सहकारी समिति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अग्रलिखित श्रेणियों में वर्ष 2022 का राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। देसी गाय या भैंस की नस्लों को पालने पोसने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भधान तकनीशियन और सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति या दुग्ध उत्पादन कंपनी या डेयरी किसान उत्पादन संगठन। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद 500 वर्षों में वर्ष 2022 सबसे खराब सूखा वर्ष हो सकता है। बड़ी नदियां सूख रही हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित हो रहा है। चीन और अमेरिका भी सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। सूखे को आमतौर पर विस्तृत अवधि में वर्षा में कमी के रूप में माना जाता है। आमतौर पर एक मौसम या उससे अधिक जिसके परिणाम स्वरूप जल की कमी होती है, जिससे वनस्पति, जानवरों और लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सूखे वर्ष में परिवर्तनशीलता, मानसूनी हवाओं के मार्ग में विचलन, मानसून की जल्दी वापसी, वन अग्नि, जलवायु परिवर्तन एवं भूमि क्षरण के कारण होता है। आपको बता दें, यूरोप में सूखा 500 वर्षों में सबसे चरम पर है। वर्ष 1540 में यूरोप में गर्मी इतनी शुष्क थी कि एक साल के सूखे ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। हालांकि इससे पहले वर्ष 2003, 2010 और 2018 जैसे यूरोपीय सूखे की तुलना भी वर्ष 1540 को घटना से की गई। यूरोप की सबसे बड़ी नदियों, जो आमतौर पर महत्वपूर्ण जलमार्ग है, मध्यम आकार के जहाजों के परिवहन में असमर्थ है। मई 2022 में लागू हुए मुक्त व्यापार समझौते के 2 महीने के भीतर ही भारत से संयुक्त अरब अमीरात को होने वाले सोने के आभूषणों का निर्यात 42% बढ़ा है। मई-जून 2022 में संयुक्त अरब अमीरात को कुल निर्यात 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर को छू गया, जो वित्तीय वर्ष की तुलना में 17% अधिक है। आपको बता दें, भारतीय निर्यातकों को टर्की जैसे देशों से सोने के आभूषणों में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था और मुक्त व्यापार समझौते के पहले सोने का निर्यात गिरावट दर्ज कर रहा था। मुक्त व्यापार समझौता मई 2022 में खाड़ी राज्यों में आभूषणों पर निःशुल्क पहुंच की पेशकश के साथ लागू हुआ। इस शुल्क को हटाने से निर्यात को लाभ हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात के बाजार में भारत अब ड्यूटी फ्री आभूषणों का निर्यात कर सकता है, जिस पर पहले 5% शुल्क लगता था, और इस तरह भारतीय उत्पादन संभवतः दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के बाजारों में भी प्रवेश कर सकेगा। इसके बदले में भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी CEPA के तहत 200 टन तक के शिपमेंट के लिए संयुक्त अरब अमीरात से सोने के आयात पर 1% शुल्क रियायत की अनुमति दी है। भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया। आपको बता दें, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन यानी SIH की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करती है और इस प्रकार उत्पादन, नवाचार, परितंत्र और समस्या समाधान के दृष्टिकोण का विकास करती है। SIH 2017 से उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए हर वर्ष 2 प्रारूपों SIH सॉफ्टवेयर और SIH हार्डवेयर संस्करण में आयोजित किया जाता है। पहले 4 संस्करण SIH 2017, SIH 2018, SIH 2019 और SIH 2020 विशेष रूप से पूरे भारत के इंजीनियरिंग छात्रों में नवाचार लीक से हटकर सोचने की क्षमता को बढ़ावा देने में बेहद सफल साबित हुए। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, परसेंटेंट सिस्टम्स और इंटर इंस्टीट्यूशन इंक्लूसिव इनोवेशन सेंटर की एक पहल है। भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है। इसे भारत और बांग्लादेश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग यानी JRC की
38वीं बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया गया था। इसने अक्टूबर 2019 के भारत बांग्लादेश समझौते ज्ञापन के अनुसार त्रिपुरा के शबरूम शहर की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फेनी नदी पर पानी के इंटेक पॉइंट यानी एक प्रकार का पंप स्टेशन जहां जल संचायक टैंक या जल स्रोत में छोड़ा जाता है कि डिजाइन को अंतिम रूप दिया। इसके अलावा कई आपसी हित के द्विपक्षीय समस्याओं पर चर्चा हुई, जिसमें साझा नदियों के जल बंटवारे, बाढ़ के डेटा का साझाकरण, नदी प्रदूषण को संबोधित करने, अवसाद प्रबंधन पर संयुक्त अध्ययन करने, नदी तट संरक्षण कार्य आदि शामिल है। विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन 23 अगस्त से 1 सितंबर तक किया जा रहा है। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने हेतु वर्ष 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान यानी SIWI द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। वर्ष 2022 की थीम भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना है। इस सप्ताह के दौरान विशेषज्ञ सतत विकास लक्ष्य 6 पर ध्यान केंद्रित कर कार्यक्रमों पर चर्चा करते हैं। सतत विकास लक्ष्य 6 अभी तक जल की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु समर्पित है। विश्व जल सप्ताह के दौरान विश्व प्रसिद्ध स्टॉकहोम जल पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार SIWI प्रदान करता है। 22 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व जल दिवस पर पुरस्कार विजेता की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 के पहले दिन वर्चुअली सत्र का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत अर्थ गंगा मॉडल और अब तक किए गए कार्यों के बारे में व्यापक चर्चा की गई। भारतीय विदेश मंत्री ने 25 अगस्त 2022 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ बैठक की। इस बैठक में व्यापार को अधिक सतत और महत्वाकांक्षी बनाने सहित द्विपक्षीय सहयोग सशक्त करने पर चर्चा की गई। उन्होंने वैश्विक और द्विपक्षीय संबंधों के परिक्षेपण में ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर भी विचार किया। डॉक्टर जयशंकर ने औषधि सहित सुलभ स्वास्थ्य सेवा के महत्व को रेखांकित किया। दोनों नेताओं के बीच रक्षा और परमाणु ऊर्जा सहयोग की संभावना पर भी विचार विमर्श हुआ। आपको बता दें, वर्ष 1943 में भारत द्वारा ब्यूनस आयर्स में एक व्यापार आयोग की स्थापना की गई थी। बाद में वर्ष 1949 में इसे भारतीय दूतावास में बदल दिया गया। अर्जेंटीना एक कृषि शक्ति संपन्न देश है। भारत इसे अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है। वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी विघटनकारी प्रौद्योगिकी ऐसे उत्पादकता लाभ उत्पन्न कर रही है जैसा पहले कभी नहीं रहा था। वे मानव पूंजी की आवश्यकताओं को भी लगातार कम कर रही है, नौकरियों को प्रीमियम बना रही है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी UBI को घटते रोजगार अवसरों के मंडराते संकट के समाधान और निर्धनता उन्मूलन के एक प्रभावी साधन के रूप में देखा जाता है। UBI के विचार ने हाल के समय में लोकप्रियता हासिल की है, विशेषकर कोविड-19 महामारी के आलोक में पुनः यह चर्चा के केंद्र में है। आपको बता दें, यूनिवर्सल बेसिक इनकम या सार्वभौमिक बुनियादी आय एक सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय हस्तांतरण नीति प्रस्ताव है, जिसमें किसी देश के सभी नागरिकों को कानूनी रूप से और एक समान रूप से निर्धारित वित्तीय अनुदान प्राप्त होता है, जो सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। UBI को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर लागू किया जा सकता है। हाल ही में अफ्रीका ने गंभीर गैर संचारी रोगों के निदान, उपचार और देखभाल तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए पेन प्लस रणनीति नामक नई रणनीति अपनाई है। यह प्रथम स्तर की संदर्भित स्वास्थ्य सुविधाओं के गंभीर गैर संचारी रोगों को संबोधित करने के लिए क्षेत्रीय रणनीति है। रणनीति का उद्देश्य पुराने और गंभीर NCDs रोगियों के उपचार और देखभाल में पहुंच के अंतर को समाप्त करना है। आपको बता दें, यह देशों से आग्रह करता है कि पुराने और गंभीर गैर संचारी रोगों से निपटने के लिए मानकीकृत कार्यक्रम स्थापित करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिला अस्पतालों में आवश्यक दवाइयां, प्रौद्योगिकियां तथा निदान उपलब्ध एवं पहुंच योग्य है। गैर संचारी रोग वह चिकित्सीय स्थितियां या रोग है जो संक्रमण कारकों के कारण नहीं फैलती है। गैर संचारी रोगों को दीर्घकालीन बीमारियों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये लंबे समय तक बनी रहती है तथा आनुवांशिक, शारीरिक, पर्यावरण और व्यवहार कारकों के संयोजन का परिणाम होती है। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद और नवीकरणीय ऊर्जा में विशेषज्ञता रखने वाली एक परामर्श फर्म MEC
इंटेलिजेंस ने बताया कि भारत में नई पवन ऊर्जा परियोजना की वार्षिक स्थापना वर्ष 2024 तक उच्च स्तर पर होगी तथा उसके बाद इसमें गिरावट की संभावना है। वर्ष 2024 के बाद नई परियोजनाओं के पवन सौर ऊर्जा संस्करण की संभावना है। अब तटीय पवन फर्म जो जल निकायों में या समीप स्थित प्रतिष्ठान है। भारत में वर्तमान में पवन ऊर्जा में 13.4 गीगावाट की संभावित परियोजनाओं को वर्ष 2024 तक स्थापित करने की उम्मीद है। भारत में वर्ष 2022 में 3.2 गीगावाट, वर्ष 2023 में 4.1 गीगावाट, वर्ष 2024 में 4.6 गीगावाट तक बढ़ने की उम्मीद है। इसके बाद अगले 2 सालों में घटकर 4 गीगावाट और 3.5 गीगावाट हो जाने की संभावना है। वर्ष 2017 में भारत में पवन ऊर्जा उद्योग की स्थापना धीमी हो रही थी। वहीं वर्ष 2021 में केवल 1.45 गीगावाट परियोजना स्थापित की गई, जिसमें से कई कोविड-19 की दूसरी लहर और आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित व्यवधानों के कारण विलंबित थी। अगस्त 2021 में अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया और वर्तमान में तालिबान को अफगानिस्तान में शासन संभाले हुए लगभग 1 वर्ष हो गया है। पिछले 2 दशकों में भारत सहित विदेशी शक्तियों ने अफगानिस्तान को सड़कों, बांधों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था और शिक्षा के पुनर्निर्माण में सहायता की है। आपको बता दें, तालिबान 1990 के दशक की शुरुआत में अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद उत्तरी पाकिस्तान में उभरा एक आतंकवादी संगठन है। वर्तमान में यह अफगानिस्तान में सक्रिय एक इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक और सैन्य संगठन है। यह काफी समय से अफगान रणनीति में एक महत्वपूर्ण स्थिति में था। तालिबान बीते लगभग 20 वर्षों से काबुल में अमेरिकी समर्थित सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। वह अफगानिस्तान में इस्लाम के सख्त रूप को फिर से लागू करना चाहता है। दोस्तों, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।